Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss exercise 13.1 of chapter 13, direct and inverse proportion. In this exercise we will discuss about direct proportion. So before moving to question, first of all we will discuss some examples of direct proportion. So first is, if the number of articles purchased increases, the total cost also increases. Which means अगर हमने articles purchase जो किए हैं वो हम increase कर रहे हैं उनके नंबर, यानी कि जैसे अगर हमने 1 आर्टिकल परचेज़ किया फिर हमने नेक्स्ट इंक्रीज़ करके 2 आर्टिकल परचेज़ किए, यानी कि हम नंबर ऑफ़ आर्टिकल जो परचेज़ कर रहे हैं उन्हें इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उनकी जो कॉस्ट होगी टोटल वो भी इंक्रीज़ होगी. अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट है 50 रुपीज़ तो 2 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 100, 3 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 150, यानी कि जैसे जैसे आर्टिकल्स हम इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है. तो ये किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का. नाउ नेक्स्ट, मोर द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक मोर इज़ द इंटरेस्ट अर्न. जैसे हमने बैंक में मनी डिपॉजिट की है, अगर हम मनी डिपॉजिट जो हमने की है वो हम इंक्रीज़ कर दें, सो मोर द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक मोर इज़ द इंटरेस्ट अर्न. तो जितनी ज़्यादा मनी होगी उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा. सो यहाँ हम इसका एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं. अगर हमने मनी डिपॉजिट किया है 100 तो इंटरेस्ट कितना हमने अर्न किया 2%. अगर हम मनी जो डिपॉजिट वो इंक्रीज़ करके हमने 200 डिपॉजिट की तो इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो गया 4%. तो हमने मनी जो डिपॉजिट किया हम उसे एक्स हमने लेट किया और इंटरेस्ट जो अर्न हुआ है उसे हमने वाई लेट किया. अब इसमें ये है कि जितनी मनी इंक्रीज़ हो रही है डिपॉजिट कर रहे हैं उतना ही इंटरेस्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है. सो एक्स एंड वाई आर इन अ डायरेक्ट प्रपोर्शन. यहाँ हमने 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए. फर्स्ट एग्जाम्पल में आर्टिकल इंक्रीज़ हुए तो कॉस्ट भी इंक्रीज़ हुई. सेकंड में अगर मनी इंक्रीज़ हुई है तो इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि दोनों कैसे हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं. अगर फर्स्ट यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल इंक्रीज़ हुए तो कॉस्ट भी इंक्रीज़ हुई, यानी कि दोनों केसेस में इंक्रीज़ हुआ. ऐसे ही यहाँ मनी अगर इंक्रीज़ किए तो इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो चुका है. तो यानी कि जो इस तरह के केसेस होंगे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केसेस होंगे. तो अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे. Now we will discuss question 1. So question 1 statement is, following are the car parking charges near a railway station up to 4 hours ₹60, which means parking charges given है 4 आवर्स के लिए. अगर हमने कार पार्क की है तो उसके चार्जेस हैं ₹60. अगर 8 आवर्स तक कार पार्क की है तो है 100 चार्जेस. 12 आवर्स के लिए ₹140. सो 24 आवर्स के लिए अगर कार पार्क की है तो उसके चार्जेस हैं ₹180. सो हमें चेक करना है, चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. तो हमें चेक करना है जो पार्किंग चार्जेस हैं वो पार्किंग टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन हैं या नहीं. तो वी स्टार्ट सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्किंग चार्जेस राइट करेंगे, पार्किंग चार्जेस, देन डिवाइड बाय पार्किंग टाइम. तो हम फर्स्ट केस के लिए चेक करेंगे. चार्जेस थे 60, टाइम था 4, 60/4. इन्हें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि 15. नेक्स्ट 100 चार्जेस हैं और टाइम है 8, तो 100/8 चेक करेंगे. 8 1 जा 8. यहाँ पर चेक हम डिवाइड कर रहे हैं तो 10 में से 8 गया 2. तो अब नेक्स्ट चेक करेंगे. 8 2 जा 16, देन पॉइंट, देन 5. तो अब इसका आंसर आया है 12.5. नेक्स्ट चेक करेंगे. 140 को 12 से डिवाइड करेंगे तो इसे हम 12 पर ही डिवाइड करेंगे. 12 1 जा 12. तो इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11.6. नेक्स्ट 180/24. 24 के टेबल पर इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7.5. तो अब हमने इनकी चेक की, इनकी रेशो
पार्किंग चार्जेस अपॉन पार्किंग टाइम, फर्स्ट केस में 15, सेकंड में 12.5, थर्ड में 11.6 और फोर्थ में 7.5। तो इनकी यहाँ पर रेशो हमने चेक किया वो सेम नहीं है। देयरफॉर जो पार्किंग चार्जेस हैं, पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। Direct proportion to the parking time, यानी कि जो पार्किंग चार्जेस हैं वो पार्किंग टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। Now question 2. So question 2 statement is a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of the red pigment with 8 part of base. In the following table, find the parts of base that need to be added. Which means पेंट का मिक्सचर प्रिपेयर किया गया है, 1 पार्ट रेड पिगमेंट लिया है और 8 पार्ट बेस लिया है। तो हमें इस टेबल में पार्ट्स ऑफ बेस फाइंड करना है जो कि हम पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट में मिक्स करेंगे पेंट प्रिपेयर करने के लिए। सो गिवन टेबल देखेंगे, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 1, 4, 7, 12 एंड 20 ये हमें गिवन है। सो पार्ट्स ऑफ बेस, अगर रेड पिगमेंट का पार्ट्स 1 है तो पार्ट्स ऑफ बेस हैं 8। तो हमें नेक्स्ट के लिए फाइंड करना है। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे, लेट x be the parts of red pigment and y be the parts of base. अब रेड पिगमेंट 1 पार्ट है तो बेस के कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं। तो जैसे जैसे हम रेड पिगमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, अब जैसे 4 अगर हम पार्ट्स ले रहे हैं रेड पिगमेंट में तो उसी तरह से जो बेस का पार्ट होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो ये कौन सा केस होगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन का। देयरफॉर एक्स एंड वाई, एक्स यहाँ पर है रेड पिगमेंट के लिए, वाई है बेस के लिए। देयरफॉर एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो यहाँ पर जो ये x है पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट के लिए ले रहे हैं, यानी कि जो गिवन टेबल में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे x1, x2, x3, x4, x5। अगर हम y पार्ट्स ऑफ बेस के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है उसे हम कहेंगे y1, नेक्स्ट को y2, y3, y4, ऐसे ही y5। सो x1 अपॉन y1, यानी कि x1 क्या है 1, y1 क्या है यहाँ पर 8। तो ये किस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं, 1/8 यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे अगर रेड पिगमेंट के पार्ट्स 4 हैं तो पार्ट्स ऑफ बेस किस तरह से इंक्रीज होंगे, जैसे यहाँ पर 1 था तो उसका 8 टाइम्स हो गया, तो जो यहाँ 4 है तो उसका 8 टाइम्स होगा। तो 4 का 8 टाइम्स यानी कि 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 32। सो यहाँ पर हम आंसर राइट करेंगे, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, नेक्स्ट हम राइट करेंगे पार्ट्स ऑफ बेस। 1 और 8 यहाँ गिवन है, 4, 7, 12, 20 के लिए हमें फाइंड करना है। अब 1 का 8 टाइम्स क्या है, पार्ट्स ऑफ बेस, तो 4 का 8 टाइम्स यानी कि 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32। ऐसे ही 7 का 8 टाइम्स यानी कि 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 96। 20 को करेंगे 8 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 160। तो इस तरह से हमने पार्ट्स ऑफ बेस की वैल्यूज फाइंड की। Now question 3. So question 3 statement is, in question 2 above, if one part of a red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? Which means जैसे हमने question 2 में डिस्कस किया था,
अब यहाँ पर 1 पार्ट अगर रेड पिगमेंट को 75 ml बेस की रिक्वायरमेंट है तो हमें ये बताना है कि 1800 ml बेस को कितने रेड पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सो हमें रेड पिगमेंट बताना है जो कि 1800 ml बेस के साथ मिक्स होगा, तो हम लेट करेंगे रेड पिगमेंट को, क्योंकि हमें रेड पिगमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। सो हमने लेट किया, लेट x बी द पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट मिक्सड विद 1800 ml ऑफ बेस। तो 1800 ml ऑफ बेस के साथ हम x पार्ट्स रेड पिगमेंट का मिक्स करेंगे। सो हमने इस तरह से टेबल फॉर्म किया है पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट। अगर 1 पार्ट रेड पिगमेंट का था तो बेस कितना था 75 ml। तो अगर 1 पार्ट रेड पिगमेंट का है तो बेस है 75। नेक्स्ट केस में हमने रेड पिगमेंट x सेलेक्ट किया है और बेस हमें गिवन है 1800 ml। तो इस तरह से हमने टेबल फॉर्म की है। अब ये केस किसका है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो x वैल्यू है फाइंड करेंगे। तो अब इनकी प्रपोर्शन क्या होंगी, दोनों की सेम होगी क्योंकि डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है। देयरफॉर 1/75 इक्वल टू x अपॉन 1800 बिकॉज ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन की वजह से इनकी जो रेशियो है वो सेम है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1800 यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, 1800 डिवाइड बाई 75 एज इट इज इक्वल्स टू x। अब 1800 से 75 से हम 1800 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा 24। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई है 24। सो पार्ट्स ऑफ पिगमेंट, जो रेड पिगमेंट के पार्ट से हमने x सेलेक्ट किए तो x की वैल्यू हमने 24 फाइंड की है। देयरफॉर पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट जो कि हमने x सेलेक्ट किया था वो आए हैं 24 के इक्वल। Now question 4. So question 4 statement is a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? Which means soft drink factory में 840 bottles 6 hours में fill हो रही हैं, यानी कि टाइम है 6 आवर और बोटल्स कितनी फिल हो रही हैं 840। तो हमें फाइंड करना है हाउ मैनी बोटल्स, यानी कि नंबर ऑफ बोटल्स फाइंड करनी है जो कि 5 आवर्स में फिल होंगी। तो हमें यहाँ पर टाइम गिवन है 5 आवर्स, तो हमें नंबर ऑफ बोटल्स फाइंड करनी है। तो जो हमें फाइंड करना है हम उसे लेट करेंगे। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 4। सो लेट x बोटल्स बी फिल्ड इन 5 आवर्स। तो हमें फाइंड करना था कि 5 आवर्स में कितनी बोटल्स फिल होंगी, तो हमने उसे लेट किया x। तो हम अब टेबल फॉर्म करेंगे। अब हमें टाइम भी गिवन है और बोटल्स भी गिवन है। फर्स्ट केस में टाइम गिवन था 6 आवर्स और कितनी बोटल्स थी 6 आवर्स में 840। तो टाइम अगर 6 आवर्स है तो बोटल्स है 840। अगर टाइम 5 आवर्स है तो हमने लेट किया है बोटल्स x। टाइम हमें आवर्स में गिवन है तो हमने यहाँ राइट किया टाइम इन आवर्स। तो हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। अब हमने ये केस यानी कि ये स्टेटमेंट ऑब्जर्व की तो हमने देखा कि अगर 6 आवर्स हैं तो उसमें 840 बोटल्स फिल हो रही हैं। तो जैसे अगर हम टाइम कम कर देते हैं तो कम बोटल्स फिल होंगी, यानी कि जितना टाइम लेस होगा तो उतनी ही लेस बोटल्स फिल होगी। तो यानी कि ये केस कौन सा है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का। सो it is case of direct proportion। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में इनकी रेशियोज क्या होंगी, सेम 6/840 इक्वल टू 5/x। तो इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 840 से। अब 6 और x क्या है, मल्टीप्लाई में, तो अगर 6 राइट साइड जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। 5 × 840 डिवाइड बाय 6। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, तो 6 के टेबल पर इसे हम डिवाइड करेंगे। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 8 में से 6 गया 2, 2 और 4 24, 6 4 जा 24, 0 एज इट इज़। तो x की वैल्यू कैसे आई है, 5 × 140।
तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बोटल्स आई हैं 700 बोटल्स, क्योंकि हमने x लेट किया था बोटल्स के नंबर्स को, तो x की वैल्यू आई है 700 बोटल्स। तो यानी कि 5 आवर्स में कितनी बोटल्स फिल हुई 700 बोटल्स। Now question 5. So question 5 statement is a photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 cm as shown in the diagram. तो यहाँ पर डायग्राम भी शो किया गया है। तो जो बैक्टीरिया है उसकी फोटोग्राफ को एनलार्ज किया गया है 50,000 टाइम्स, जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। उसने अटेन कितनी की है लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है उसका डायग्राम भी आपको शो किया गया है, जिसकी फोटोग्राफ को 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया गया है। अब हमें बताना है व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि एक्चुअल लेंथ बतानी है हमने बैक्टीरिया की। If the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length? तो फोटोग्राफ को अगर हम 20,000 टाइम्स एनलार्ज करते हैं तो हमें इनकी एनलार्ज लेंथ फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है, देन हम 20,000 टाइम्स अगर फोटोग्राफ को एनलार्ज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें एनलार्ज लेंथ फाइंड करनी है। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है बैक्टीरिया की। सो एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया की लेंथ थी वो थी 5 सेंटीमीटर और उसकी फ़ोटोग्राफ को एनलार्ज किया गया था 50,000 टाइम्स। तो 5 अपॉन 50,000, तो 5 को 50,000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इन्हें कट करेंगे 5 के टेबल पर। 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 0 एज इट इज़। तो 1/10,000, 10,000 को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे तो कैसे राइट कर सकते हैं 10⁻⁴, क्योंकि 1 के बाद कितनी जीरोज़ हैं 4, तो 10⁻⁴ होगा। अब ये डिवाइड में है तो अगर हमें इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है तो जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा और पावर का साइन यहाँ पर प्लस है, तो अगर न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो साइन माइनस का हो जाएगा, यानी कि 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो एक्चुअल लेंथ कितनी आई है बैक्टीरिया की 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। अब हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे जिसमें फोटोग्राफ को एनलार्ज किया गया था 20,000 टाइम्स। तो हमें एनलार्ज लेंथ फाइंड करनी थी, तो हम लेट करेंगे एनलार्ज लेंथ। So let x be the enlarged length when enlarged photograph 20,000 times, यानी कि फोटोग्राफ को जब हम एनलार्ज कर रहे हैं 20,000 टाइम्स तो हमें एनलार्ज लेंथ फाइंड करनी है, जो कि हमने x लेट की है। तो इसके अकॉर्डिंग हम टेबल फॉर्म करेंगे। सो फर्स्ट लाइन में हमें गिवन था कि लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो फोटोग्राफ को एनलार्ज किया गया था 50,000 टाइम। सो एनलार्ज लेंथ 5 सेंटीमीटर, एनलार्ज फोटोग्राफ 50,000 टाइम्स। अब हमने एनलार्ज लेंथ x लेट की है, तो एनलार्ज फोटोग्राफ कितनी की थी हमने 20,000 टाइम्स, तो यहाँ आएगा 20,000। तो अब यहाँ पर ये केस है डायरेक्ट प्रपोर्शन का। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है तो इनकी जो रेशियोज़ हैं वो सेम होंगी। तो 5 अपॉन 50,000 इक्वल हो जाएगा x अपॉन 20,000 के। तो अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 20,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में रहेगा 50,000। सो x किसके इक्वल आएगा 5 × 20,000 डिवाइड बाई 50,000। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, 4 0 से कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ 5 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा है 2। तो x की वैल्यू कितनी आई है 2 सेंटीमीटर। x हमने किसे लेट किया था एनलार्ज लेंथ को, जो कि हमने x लेट किया था। तो एनलार्ज लेंथ कितनी आई है 2 सेंटीमीटर। So today we have discussed 1 to 5 questions of exercise 13.1 chapter 13 direct and inverse proportions. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.